हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स क्विज अक्टूबर वीक 3 के। अक्टूबर वीक 1 एंड 2 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और जो अक्टूबर की डेली क्विज क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो डेली बेसिस पे हम लोग MCQs करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। यहाँ पे जो है वीक 3 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अक्टूबर के वीक 3 का करंट अफेयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 16th एवरी ईयर, मार्किंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि हर साल जो है 16 अक्टूबर को फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड डे। सो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन ये इस वजह से बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल, क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये साथ में ही ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक विंग है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। दैट्स वाई वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली जो इसका फोकस है वो क्या है, इरेडिकेट हंगर को इरेडिकेट करना वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम थीम की बात करते हैं कि अगर 2024 का थीम देखें तो थीम क्या था 2024 का। तो यहाँ पे अगर थीम की बात करें तो इसका थीम था राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ये मैंने आपके साथ डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। थीम क्या है, थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। 2024 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड सेकेंड अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 2, राइट टू फूड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स में। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements about the contributions of Dr. APJ अब्दुल कलाम are correct? तो डॉक्टर कलाम के कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अगर हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1931 में इनकी बर्थ हुई थी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में। तो रामेश्वरम में हुई थी तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 में। और डॉक्टर कलाम जो थे ये बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंटशिप की इनकी, तो ये हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, जिनका जो टेन्योर था वो था 2002 से 2007 तक। सो 2002 से लेकर के 2007 तक ये प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देन इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है डॉक्टर कलाम को। एंड अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, अच्छा इनको अवार्ड्स भी मिले थे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट में। सो पद्मा भूषण अवार्ड इनको मिला था, पद्मा भूषण अवार्ड इन्हें मिला था 1981 में। एंड अगर हम बात करें पद्मा विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 1990 में। एंड इन्हें भारत रत्न भी मिला है। और भारत रत्न की अगर हम बात करें सो भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 1997 में। सो 1997 में 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया के वो तीनों ही इन्हें मिले थे, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण एंड भारत रत्न। सो भारत रत्न मिला था 1997 में, पद्मा विभूषण मिला था 1990 में एंड पद्मा भूषण मिला था 1981 में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। एंड अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल 3 है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलप्ड करने में SLV-3 को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, ही लेड द वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स एंड द पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट। ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ही प्रोपोज टेक्नोलॉजी विजन 2020। इन्होंने प्रपोज किया था टेक्नोलॉजी विजन 2020। देन अ नेशनल प्लान एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन विद इन 20 ईयर्स। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी विजन 2020 है 1998 में इन्होंने प्रपोज किया था टेक्नोलॉजी विजन 2020। ये बेसिकली एक नेशनल प्लान था जिसका एम क्या था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में नेक्स्ट 20 ईयर्स में। सो यहाँ पे जो ये 1998 में इन्होंने प्रपोज किया था टेक्नोलॉजी विजन 2020। सो स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। सो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are India's national biodiversity targets under the Convention on Biological Diversity aligned with the coming Montreal Global Biodiversity Framework?
तो यहाँ पे इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट पूछ रहे हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर जो है वो इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या क्या हैं अलाइंड विद द कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ 30% ऑफ एरियाज एंड रिडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज बाय 50%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर जो है 1 बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का जो टारगेट है, एक टारगेट ये भी है कि इफेक्टिव कंजर्व करना है, कंजर्वेशन करनी है 30% ऑफ एरियाज की, एंड रिड्यूस करना है इन्वेसिव स्पीशीज़ को 50% तक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो KMGBF was adopted in 2000 during the 10th meeting of the COP। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें कि कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली अडॉप्ट कब किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 15th COP मीटिंग में, 15th COP मीटिंग। और ये कब हुई थी? 15th COP मीटिंग हुई थी 2022 में, 2022 में, ना कि 2000 में। सो 2022 में जो है COP 15 में इसे अडॉप्ट किया गया था कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। देन स्टेटमेंट 3 की बात करें, KMGVF ensures that by 2030 at least 50% of areas of degraded terrestrial inland water and marine and coastal ecosystems are under effective restoration। सो यहाँ पे 50% नहीं है, यहाँ पे 30% की बात की गई है, ना कि 50% की। सो 30% होगा, ना कि 50%। फर्स्ट स्टेटमेंट इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ 30% ऑफ एरियाज, ये बिल्कुल राइट है। और कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये अडॉप्ट किया गया था 2022 में 15th COP में। एंड ये इंश्योर कितना करता है 2030 तक एटलीस्ट 30% ऑफ एरियाज ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम आर अंडर इफेक्टिव रीस्टोरेशन। सो यहाँ पे जो है 30% होगा 2030 तक, 2002 नहीं है, 2022 में अडॉप्ट किया गया था, 10th मीटिंग नहीं है, 15th मीटिंग है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट कौन सा है। करेक्ट हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements about the East Asia Summit is correct? So East Asia Summit से related यहाँ पे statements पूछे। East Asia Summit की अगर हम बात करें तो ये 2005 में establish हुआ था, और ये basically initiative था किसका? आसियान कंट्रीज़ का एक initiative था East Asia Summit। So आसियान नेशंस का जो है ये एक initiative था East Asia Summit, जिसे 2005 में establish किया गया था। So यहाँ पे जो है, और इसमें अगर हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट में मेंबर कितने हैं, टोटल 18 मेंबर्स हैं। 10 जो है वो आसियान मेंबर कंट्रीज़ हैं और 8 जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं आसियान के। तो यहाँ पे जो है टोटल 18 मेंबर्स हैं ईस्ट एशिया समिट के। तो यहाँ पे 2005 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक इनिशिएटिव था किसका? आसियान कंट्रीज़ का। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है? ईस्ट एशिया समिट वॉज एस्टैब्लिश इन 2000 एज एन इनिशिएटिव लेड बाय आसियान। तो यहाँ पे आधी स्टेटमेंट सही है और आधी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। एस्टैब्लिश हुआ था, अभी मैंने आपको बताया एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में, इनिशिएटिव जो था वो था आसियान का, ये बात सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 2005 है, ना कि 2000। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, The East Asia Summit includes 18 members including 10 ASEAN countries and 8 dialogue partners। तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। थर्ड अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये 18 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 10 तो आसियान मेंबर हैं। तो 10 आसियान मेंबर कौन कौन से हैं? अगर हम बोलें आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी बेसिकली, सो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो मैं आपके साथ एक पिक शेयर कर देती हूँ। ये बेसिकली मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड की थी, इसकी आप लोग जाके शॉर्ट्स पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आसियान नेशंस हैं, 10 आसियान कंट्रीज़ जो हैं, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। सो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, MBBS क्लिप टीवी। सो MBBS क्लिप टीवी, इस वर्ड से MBBS से क्लिप टीवी से इस सेंटेंस से आप लोग याद कर सकते हैं आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़। सो MBBS की अगर हम बात करें, MBBS, सो यहाँ पे जो है ये ऐसे है। M से अगर हम बात करें तो यहाँ पे M से यहाँ पे मलेशिया हो जाएगा, और B से जो है यहाँ हमने बर्मा लिया है। बर्मा जो है प्रेजेंट नेम इसका क्या है बर्मा का? म्यांमार। तो ये आप बर्मा से भी याद कर सकते हैं, तो प्रेजेंट नेम है म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। सो बर्मा, MBBS, मलेशिया, म्यांमार, देन ब्रूनी। और S से अगर हम बात करते हैं सिंगापुर, MBBS। सो MBBS से हमें 4 कंट्रीज़ याद हो गई, कौन सी? मलेशिया, म्यांमार या बर्मा एंड
S से सिंगापुर और एक और B से ब्रूनी, देन MBBS क्लिप टीवी। सो C से क्या है कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, देन टीवी की अगर हम बात करें सो T से थाईलैंड, V से वियतनाम। सो आई होप इस ट्रिक के थ्रू आप लोगों को लर्न हो जाएगा MBBS क्लिप टीवी। सो ये 10 नेशंस जो हैं इस ट्रिक के थ्रू आप लोग लर्न कर सकते हैं। देन 8 डायलॉग पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो 8 डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं? 8 डायलॉग पार्टनर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, देन जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया की बात हो रही है यहाँ पे, रशिया एंड USA। तो 8 डायलॉग पार्टनर्स जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया एंड USA। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, द फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन टोक्यो, जापान। सो फर्स्ट समिट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट समिट कब हुई थी? 14 दिसंबर 2005 में। 14 दिसंबर 2005 में फर्स्ट समिट हुई थी और ये बेसिकली हुई कहाँ थी? ये हुई थी मलेशिया में। मलेशिया में हुई थी फर्स्ट समिट। कहाँ पे? कुआला लुम्पुर ये जगह का नाम है, मलेशिया में। ये मलेशिया की एक ये स्टेट है कुआला लुम्पुर। सो कुआला लुम्पुर मलेशिया में फर्स्ट समिट हुई थी 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो होगा हमारे पास इनकरेक्ट होगा, ये टोक्यो जापान नहीं है, ये मलेशिया है। सो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 भी इनकरेक्ट था, जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। सो यहाँ पे C जो है हमारे पास राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements about national monetization pipeline। सो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बेसिकली क्या है, ये मैंने आपके साथ डेली क्विज में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे देख लेते हैं। द NMP aims to promote sustainable infrastructure financing by monetizing operating public infrastructure assets। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द पाइपलाइन वॉज प्रिपेयर्ड सोलली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सोलली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है बेसिकली। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग in consultation with various infrastructure line ministries, not solely by the Ministry of Finance. That's why statement number 2 is incorrect. Then statement number 3 है, it is aligned with the national infrastructure pipeline to reinvest capital into infrastructure projects। So यहाँ पे statement number 3 भी बिल्कुल correct है। लास्ट स्टेटमेंट है, द NMP कवर्स सेक्टर्स सच एज रोड्स, रेलवेज एंड टेलीकॉम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये रोड से रिलेटेड है, रेलवेज एंड टेलीकॉम से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा था। सो 1, 3 एंड 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है? द रिपोर्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिलीज़ करती है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेली क्विज में। सो यहाँ पे लिविंग प्लैनेट की अगर बात करें, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज करता है एंड यूटिलाइजेज द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स टू ट्रैक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स। सो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द लिविंग प्लैनेट index tracks more than 50,000 vertebrate populations across various species from 1970 to 2020। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं, ये 50,000 बात नहीं की गई है, ये बेसिकली 35,000 है। 35,000। द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ट्रैक्स मोर देन 35,000 वर्टिब्रेट पॉपुलेशन, ना कि 50,000। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन आर द प्राइमरी थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन जो है वो प्राइमरी थ्रेट है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को जो थ्रेट है सबसे बड़ा वो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट more than half of the UN mandated sustainable development goals for 2030 are likely to meet their targets। तो यहाँ पे likely नहीं है, यहाँ पे unlikely है, unlikely to meet their targets। That's why statement number 4 जो है हमारे पास incorrect होगा। जो हमारे पास correct है वो है 1 and 3। So right answer होगा हमारे पास, यहाँ हमसे correct पूछ रहे हैं। The right answer is 1 and 3। Option number A is the right answer। The next question is, he was a renowned social reformer and politician dedicated to advancing education,
healthcare and rural self-reliance. He founded Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya, India's first rural university. Honored with the Padma Vibhushan in 1999, he was also posthumously awarded the Bharat Ratna in 2019. So यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बताया इन्होंने क्या क्या किया। यहाँ पे नाम पूछ रहे हैं बेसिकली कि ये किस पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एडवांसिंग एजुकेशन को एडवांस करना, हेल्थ केयर में सेल्फ रिलायंस, जो रूरल एरियाज है उन्हें सेल्फ रिलायंस बनाना, हेल्थ केयर के लिए काम करना, और एक बेसिकली सोशल रिफॉर्मर है, एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और इन्होंने फाउंड करी है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया की फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी है, और इन्हें पद्मा विभूषण दिया गया था 1999 में, भारत रत्न दिया गया है 2019 में। सो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं नानाजी देशमुख की। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट होगा, नानाजी देशमुख। अगर हम इनकी बात करें, इनका जो बर्थ हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इनकी बर्थ हुई थी। ये पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया की फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी भी है। और अगर इनका हम देखें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने थे, एमपी बने थे ये 1977 में, 1977 में ये एमपी बने थे लोकसभा से, लोकसभा में एमपी बने थे। और बेसिकली यूपी से इनकी जो कैंडिडेटशिप थी ये थी यूपी से, यूपी के बलरामपुर से ये एमपी थे 1977 में लोकसभा में। देन उसके बाद ये नॉमिनेटेड मेंबर भी बने राज्यसभा में 1999 में। सो ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बने थे 1999 में। सो यहाँ पे जो है, अच्छा, और अगर इनकी डेथ की बात करते हैं तो इनकी डेथ हुई थी 27 फरवरी 2010 में, 27 फरवरी 2010 में इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी वो थी नानाजी देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लेमिंगोज। सो फ्लेमिंगोज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। दे हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। सो यहाँ पे फ्लेमिंगो की बात हो रही है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो फ्लेमिंगो बेसिकली होती हैं बर्ड से अडेप्ट कर लेती हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट भी, विद हाई सैलिनिटी के साथ एंड हाई टेम्परेचर के साथ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर हैबिटेट्स एंड फूड सोर्सेज वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड सीजन। और इनकी अगर हम बात करें कि हैबिटेट का और जो फूड सोर्सेज होती है इनकी, ये चेंज होती रहती है लोकेशन के हिसाब से भी एंड सीजन के हिसाब से भी। सो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द ग्रेटर फ्लेमिंगो। अच्छा, और इसकी जो है स्पीशीज़ भी होते हैं, इसमें 6 स्पीशीज़ हैं फ्लेमिंगो की। अगर हम बात करें तो इसमें 6 स्पीशीज़ होती है, जिसमें से एक स्पीशीज़ है ग्रेटर फ्लेमिंगो। सो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करें कि ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान नहीं है, ये स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात है। गुजरात की स्टेट बर्ड है, ना कि राजस्थान की। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ये स्टेट बर्ड कहाँ की है? गुजरात की, ना कि राजस्थान की। सो जो हमारे पास राइट आंसर होगा, यहाँ हमसे स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहे हैं, सो आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स located at the junction of the Aravalli and Vindhya hill ranges, home to a fort with a history of over 1000 years. Third statement, the forest predominantly consists of tropical dry deciduous trees with dhak being the most common species. So यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये किस प्रोटेक्टेड एरिया की बात की गई है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें कि अरावली हिल्स एंड विंध्या हिल रेंजेस के बीच में कौन सा जो टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सा नेशनल पार्क है। सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। सो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो अरावली एंड विंध्या हिल रेंजेस के बीच में है। सो ये जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। सो अच्छा, यहाँ पे जो 1000 ईयर्स बैक जो फोर्ट है, तो यहाँ पे फोर्ट कौन सा है? रणथंभौर फोर्ट है। रणथंभौर फोर्ट की बात की जा रही है, रणथंभौर फोर्ट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।